गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा शीर्षक है वाक्य भेद। ये कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए है, क्योंकि कक्षा 9 में वाक्य के भेद जो है रचना के अर्थ के आधार पर पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, और कक्षा 10 में वाक्य के भेद रचना के आधार पर बताए गए हैं। इसलिए हम इसको शुरू से कक्षा 10 के लिए दोहराया जाएगा और कक्षा 9 के लिए पहली बार होगा, तो हम वाक्य भेद को ही शुरू से बता रहे हैं। तो आइए देखिए, ये व्याकरण का भाग है। वाक्य भेद पहले हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा आइए देखिए। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता मतलब बोलने वाला अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, मतलब दूसरे तक पहुंचाता है, वाक्य कहलाता है। उदाहरण, शीला अध्यापिका है, मजदूरों ने पेड़ काट दिया। ये वाक्य है, कहने वाला कहा है। अब वाक्य के कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं जो वाक्य में होने ही चाहिए। तो वाक्य के निर्माण के समय इन तत्वों का हम ध्यान देंगे कि ये तत्व वाक्य के निर्माण में होने ही चाहिए। तो वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व पाए गए हैं। पहला, सार्थकता। सार्थकता, क्योंकि जब तक वाक्य सार्थक नहीं होगा, वाक्य अच्छा नहीं होगा, तो सार्थकता वाक्य में होना चाहिए। अब सार्थकता किसको कहते हैं? वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। दूसरा है योग्यता। अब योग्यता क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जो अर्थ हो उसका वो प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई ये कह दिया चाय खाई, तो चाय खाई कोई अर्थ नहीं निकला इसका, इसलिए यह वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है, चाय पी जाती है। तो ये चाय खाई अच्छी योग्यता नहीं है, अर्थ इसका नहीं निकला, सार्थकता इसमें नहीं है। इसलिए अब अर्थ प्रकट करने के लिए उसमें योग्यता भी होनी चाहिए। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, राम पत्र लिखता है। पत्र लिखता है, ये आकांक्षा नहीं है, तो आकांक्षा इसमें होनी चाहिए, इसलिए इसका पूर्ण वाक्य होगा राम पत्र लिखता है। चौथा है निकटता। चौथा तत्व उसमें है निकटता। तो बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनते, अतः वाक्य के 2 पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। ये हो गया निकटता। अब 5वां है पदक्रम। अब पदक्रम किसे कहते हैं? वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सुहावनी है रात, होती चांदनी, इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित न होने से इसे वाक्य नहीं मानेंगी। इसे इस प्रकार अगर कहा जाए, चांदनी रात सुहावनी होती है, तो पदक्रम अच्छा बन गया, इसलिए ये वाक्य का एक तत्व होगा। 6वां तत्व है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अन्वय कहीं है ही नहीं। अतः शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? बालक और बालिकाएं गए, ये सही होना चाहिए, तो अन्वय इसमें होना चाहिए। अब इसके बाद आता है वाक्य की विशेषताएं। तत्वों को ध्यान में रखते हुए हमें वाक्य बनाना है। वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे अब तत्वों को ध्यान में रखकर हम वाक्य बनाएंगे, तो अब वाक्य की विशेषता भी देख लेते हैं।
वाक्य पहला ही विशेषता है, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता हो। दूसरा है, वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। अभी आप पूछेंगे पद किसे कहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य बनाया जाता है, तो वो शब्द पद हो जाता है। तीसरा है, वाक्य में आने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। अब है वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब हम देखेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन पढ़ता है। उपरोक्त वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः अनुराग और सचिन उद्देश्य होंगे। अब दूसरा भेद है, अंग है। दूसरा वाक्य का अंग है विधेय। तो हम अब जानते हैं विधेय किसे कहते हैं। वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सचिन पढ़ता है, तो यहाँ सचिन उद्देश्य है। तो सचिन के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है कि वह पढ़ता है, इसलिए पढ़ता है विधेय होगा। इसके बारे में हम थोड़ा नोट आपको बता देते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता का विस्तार होता है। जैसे परिश्रम करने वाला सदा सफल होता है। तो इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति मतलब परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही तो होगा, का विस्तार किया गया परिश्रम करने वाला, ये होगा। विधेय के विस्तार के अंतर्गत वाक्य के कर्ता यानी उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। तो इस वाक्य में लंबे लंबे बालों वाली लड़की तो उद्देश्य हो गया, ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। और अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये विधेय का विस्तार हो जाएगा। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनका विभाजन दो आधार पर किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। आप बिल्कुल जो है भ्रमित मत होइएगा, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो हमारी किताब में नहीं दिया है। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि वाक्य के तत्व, वाक्य के अंग हम आपको पहले ही इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर आपको अचानक छत पर पहुंचा दिया गया, कोई और बोला कि हमें भी छत पे आना है, रास्ता बताओ, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे तो आपको पता होगा कि हम इसी रास्ते छत पे आए हैं, तो किसी और को भी वो रास्ता आप बता सकते हैं। तो अभी आप कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे, 10 में रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे, और हम अपनी अगली वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको पढ़ाएंगे और उसके अगले वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाएंगे। पहले हम आपको वाक्य के तत्व, वाक्य के अंग, ये आपको बताए, वाक्य की विशेषता बताए। आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इन सब को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।